So in today's class we will discuss about significance of management. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. सिग्निफिकेंस का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऊपर ही। इम्पोर्टेंस होगा सर इसका। हिंदी में क्या बोलते हैं? Means महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण या महत्व? हाँ, महत्व इसका। इम्पॉर्टेंट होगा तो महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर इम्पोर्टेंस है तो उसका मतलब होता है महत्व। तो जो आज हम लोग जानेंगे वो ये है कि मैनेजमेंट का क्या महत्व है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में महत्व क्या होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो बेसिकली हमें आज के दिन जो पढ़ने हैं वो सिर्फ यही इतना टॉपिक है, सिग्निफिकेंस। बाकी मैंने बताया था कि नेचर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट में डिस्क्राइब किया था कि मैनेजमेंट में साइंस भी इंक्लूड है, आर्ट्स भी इंक्लूड है और प्रोफेशनलिज्म भी इंक्लूड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक, आज जो हम लोग समझेंगे वो ये है कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्या महत्व है। अगर हम मैनेजमेंट को इंक्लूड कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे हमें क्या क्या मदद मिलेगी, क्या क्या उसका महत्व हमें दिखेगा, क्या क्या समझ में आएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं ओवरऑल आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में कैसे होता है प्रैक्टिकली। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जैसे पहले नंबर 1 पॉइंट है अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक, तो अचीविंग ग्रुप गोल्स का मतलब होता है कि जो भी मैंने बताया था, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो छोटे छोटे ग्रुप से मिलके बना होता है। ठीक, अभी जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो अब देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, ये एक बिल्डिंग है जिसमें कई लोग काम करते हैं। ठीक, ये एक बिल्डिंग मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो एक कंपनी की बिल्डिंग है। ठीक है, तो अब इस बिल्डिंग में कई लोग काम करते होंगे। ठीक, तो बेसिकली डिवीज़न जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो टॉप फ्लोर है, ठीक है, टॉप फ्लोर पे बैठेगा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन होता है? टॉप मैनेजमेंट होता है जो कंपनी का मालिक होगा या कंपनी का ओनर होगा। ठीक, ये होता है मिडिल। ठीक है, मिडिल पे कौन बैठता है? जो कंपनी में बीच में काम करते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, ठीक है, सुपरवाइजर्स हो गए, दे आर इन मिडिल मैनेजमेंट। जैसे कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पूछा जाता है कि आप कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में हैं या लोअर में या मिडिल में है। तो हमें हमेशा याद रखना है जब कोई आपसे इस तरीके से पूछता है तो हमें इस रिलेटेड टू पावर, जैसे देखो ज़रूरी नहीं है कि सुपरवाइज़र मिडिल में है, हो सकता है कहीं कहीं पे सुपरवाइज़र्स और मैनेजर भी लोअर में आते हों। जैसे अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात की जाए तो अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होगा या किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक परिवार में, सॉरी गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि उसमें ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी, 4 ग्रेड होते हैं जिसके हिसाब से नौकरियों को बांटा जाता है। ठीक है, तो ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी में क्या है, उसमें लोगों की पोस्ट डिफाइन होती है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होती हैं, उनका जॉब पोजीशन डिफाइन होता है। ठीक है, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन होता है कि उनको क्या काम करना है, किसके अंडर में करना है, कितने उनके पास पावर होगी, कितनी उनकी सैलरी होगी। ठीक है, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये चीज़ें गवर्नमेंट में होता है। उसी तरीके से प्राइवेट में भी चीज़ें बांटी जाती, जैसे प्राइवेट में 3 लेवल में बांटी जाती है, टॉप, मिडिल और जो सबसे नीचे वाला होता है वो होता है लोअर। ठीक, तो ये पहली चीज़ तो याद रखो क्या है। ठीक है, अब देखो मान लो मैं एक कॉलेज का ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ या स्कूल का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कई बार बताया है कि ये
जैसे मान लो आप लोग स्कूल जाते हो या गए हुए हो, ठीक है। तो अब स्कूल में अगर हम डिफाइन करना चाहें टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा कि टॉप लोअर और मिडिल अगर हम लोग स्कूल में देखें तो किस तरीके से देखेंगे? जो भी बताना चाहे बता सकता है। हाँ जैसे सर, जो उसका प्रिंसिपल होता है या मैनेजर तो वो टॉप में आएगा। जी। और उसके टीचर्स जो होंगे वो मिडिल में आएंगे, और सबसे जी। नीचे वो जो फोर्थ क्लास वाले होते हैं जो जी। पानी वानी पिलाते हैं, जी। इस तरह। तो अब देखो यहाँ पे समझो चीज़ों को कि जैसे जो प्रिंसिपल है और जो डिसीजन मेकर है, बेसिकली बेसिकली जो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। जैसे कल छुट्टी होनी है नहीं होनी है, कल कॉलेज आना है कि नहीं आना है, कल क्या फंक्शन है कि नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन, जो व्यक्ति डिसीजन लेने में सक्षम हो और डिसीजन ले सकता है, ठीक है, उसको हम रखते हैं हमेशा टॉप मैनेजमेंट में। यानी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसीज़ मतलब जो निर्णय लेते हों और जो नई नई पॉलिसीज़ लेते हों, बनाते हों, तो उन्हें हम हमेशा रखेंगे टॉप में। जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब जैसे टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया, जैसे स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, मैनेजर सर ने लिख दिया कि कल छुट्टी रहेगी, तो अब उसको प्रिंसिपल मैम ने भी डिफाइन कर दिया, तो वो लोग टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि वही लोग डिसीजन लिए। अब टॉप से आएगा मिडिल के पास, मिडिल मतलब टीचर्स के पास। तो टीचर बेसिकली क्या करते हैं, और जो स्टाफ होता है, अदर स्टाफ जैसे अकाउंट ऑफिस या फिर अकाउंटेंट जो होंगे आपके यहाँ, जो क्लर्क होते हैं, और स्कूल कॉलेजों में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली टीचर्स और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो आते हैं मिडिल में। तो बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ हैं और जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कराना, यानी उसको लागू कराना किस पर? लोअर मैनेजमेंट पर, प्लस जो उनके अदर कस्टमर्स होंगे। अच्छा ये बताओ, स्कूल का जो कस्टमर है वो कौन होगा? अगर हम स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन माने तो वहाँ पे भी कस्टमर होगा ही होगा, क्योंकि कस्टमर तो भाई हर जगह होता है। तो वहाँ पे कस्टमर कौन है स्कूल में? कोई बताएगा? कस्टमर की श्रेणी में किसको रखेंगे हम लोग? स्टूडेंट। अच्छा। अच्छा ये बताओ, कस्टमर कहते किसको हैं? कोई बताएगा कस्टमर कौन होता है? कस्टमर बोलते किसको ग्राहक। हैं? ग्राहक को बोलते हैं, यानी जो पैसा दे करके हमसे सामान खरीदे। सीधी सी बात है ना, हिंदी में अगर हम बात करें तो जो पैसा लेकर के हमसे सामान खरीदे, पैसा दिया और सामान ले गया। तो बेसिकली स्कूल और कॉलेज में कस्टमर होते हैं बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, यानी पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, ठीक है। मेन कस्टमर वो हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि पैसा तो वही दे रहे हैं ना। तो बेसिकली कस्टमर वो होता है जो पे कर रहा होता है, ठीक। तो इसमें मेन कस्टमर आपके मतलब पेरेंट्स हैं। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जैसे स्कूल कॉलेज की बात होती है तो वहाँ पे गुड्स नहीं दिया जाता, मतलब देखो वहाँ पे कोई वस्तु बेची नहीं जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेवा दी जाती है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने एक दिन पहली क्लास में डिफाइन किया था, सबको याद होगा, कि कॉलेज और स्कूल में सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, तो वो क्या करता है, डॉक्टर और वकील भी यही काम करता है, ठीक है। डॉक्टर और वकील क्या करते हैं, डॉक्टर और वकील भी सेवाएं देते हैं। उसी तरीके से स्कूल और कॉलेज भी क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। वो कोई वस्तु नहीं बेचते, वो सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मतलब ये था कि देखो यहाँ पे टॉप मिडिल लोअर को समझने के लिए मैंने बताया, टॉप मिडिल लोअर, और लोअर के बाद आते हैं कस्टमर आ जाते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल में आते हैं। देखो अभी जैसे ये समझ में आ गया तुम्हें, अब मैं एक चीज़ और समझा दूँ थोड़ा सा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉप मैनेजमेंट क्या है, मिडिल क्या है, लोअर क्या है, ठीक है। अब जैसे किसी कंपनी की बात की जाए तो वहाँ जो कंपनी का ओनर होगा, मेन बॉस होता है, ठीक है, जिसकी कंपनी होती है, वो टॉप मैनेजमेंट में आएगा। मिडिल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो कंपनी में मैनेजर, जनरल मैनेजर, इन सब पोजीशंस पे होते हैं। और लोअर में आते हैं जो उस कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, काम करते हैं, चाहे वो लेबर क्लास के हों चाहे अदर एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है, यानी जिनके ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। अब बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि क्या चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हमें ध्यान देनी है। देखो टॉप लोअर मिडिल सीख लिया, ठीक। अब हम सीख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे। देखो ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, इस तरीके का एक डायग्राम बनता है, बना देता हूँ मैं।
अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैंने टॉप लोअर मिडिल, तो यहाँ पर इंडिविजुअल होता है, यानी एक पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं इकलौता आदमी। ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझते जाना। इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल्स को मिलाकर बनता है ग्रुप, ठीक, और ग्रुप को मिलाकर के बनता है ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मगर समझ जाना। ठीक, तो ग्रुप होता क्या है? ग्रुप होता है एक से यानी एक से ज़्यादा लोगों का जो समूह होता है, एक से ज़्यादा लोगों के समूह को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, यानी समूह। जो समूह का शब्द है उसका मतलब ये होता है, ग्रुप हो गया, टीम हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये एक से ज़्यादा लोग जब होते हैं कहीं पर, जो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं, बेसिकली हम उसको कहते हैं ग्रुप, या तो अलग अलग भाषाओं में टीम भी कहा जा सकता है। जैसे क्रिकेट टीम होती है, तो क्रिकेट टीम कैसे बनती है? क्रिकेट टीम बनाई जाती है जैसे अब क्रिकेट टीम में एक बंदा तो होता नहीं, उसमें कितने बंदे होते हैं? 15 लोग होते हैं। जो 11 लोग खेलते हैं, 4 लोग एक्स्ट्रा मेंबर्स होते हैं। तो बेसिकली क्रिकेट इज टीम। टीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे टीम वर्क होता है, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं बराबर से। उसी तरीके से ग्रुप होता है। ठीक, तो ग्रुप का काम क्या है? ग्रुप में भी लोग, एक से ज़्यादा लोग होते हैं ग्रुप में, और ग्रुप में सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम कराते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा टॉपिक था। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक, तो अचीविंग ग्रुप गोल्स क्या है? ग्रुप मैंने बता दिया, ग्रुप किसे बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे एक से ज़्यादा लोगों का समूह। समूह मतलब होता है ग्रुप। अचीविंग ग्रुप गोल्स मतलब कि ग्रुप का जो गोल है, गोल मैंने पढ़ा चुका हूँ क्या होता है। गोल मतलब जो हमारा टारगेट होगा, जो हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। तो ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट को लागू करवाना पड़ता है। यानी अगर कहीं पर मैनेजमेंट है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट या सबसे ज़्यादा उसका महत्व हमें देखने को मिलता है ग्रुप के गोल्स अचीवमेंट पे। जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप जाओगे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे स्कूल की बात भी किया है तो वहाँ पे टीचर्स का एक अलग समूह होगा, ठीक है, स्टाफ का एक अलग समूह होगा, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ का अलग समूह होता है। बैंक में जाओगे तो बैंक में जो क्लर्क होते हैं वो अलग होते हैं, कैशियर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो एटीएम वाला काम करते हैं वो अलग होते हैं। मतलब वहाँ से देखोगे तो छोटे छोटे समूह बने होते हैं या बनाए जाते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट जो है ये इनकरेज करता है कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन करने के लिए। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे देखो शब्द लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, और कोलैबोरेशन का मतलब मिलजुल कर के साथ काम करना। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखने को पाएंगे कि साथ मिलकर के काम करना, किस तरीके से साथ मिलकर के काम करवा सकते हैं। तो बेसिकली पहला जो हमें पॉइंट याद रखना वो यहाँ तक रखना है। ठीक है, अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं ये वाला, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब अगर कोई बात करता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सो नंबर 1 इज अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब क्या महत्व है मैनेजमेंट का? ग्रुप के गोल्स को अचीव करना, यानी जो समूह के जो लक्ष्य हैं उनको अचीव करना, उनको हासिल करना या उनको पूरा करना। कैसे करेंगे? क्योंकि मैनेजमेंट जो है ये इनकरेज करता है, ये मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो इस चीज़ को प्रेरित करती है कि सभी जो वर्कर हैं, सभी वर्कर यानी छोटे ग्रुप के हों, बड़े ग्रुप के हों, टॉप लेवल के हों, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के, ये सभी लोग आपस में साथ मिलकर के एक साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए काम करें। और अगर इस तरीके से काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली, जैसे सेकंड पॉइंट लिखा है, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, यानी कि वहाँ पर वर्कर्स की एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक, जैसे यहाँ पे आगे लिखा हुआ, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ रिलायबल कंसीवेबल वे इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉस्ट अप स्केल पोटेंशियल। हमें इतना नहीं याद रखना, हमें सिर्फ पॉइंट देखो, जितने भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ जो ये डार्क कलर में लिखे हैं, जैसे पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स, दूसरा है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखने एग्जाम के लिए भी। ठीक,
जैसे छोटे छोटे शब्द हैं, अचीविंग ग्रुप गोल्स याद रख लो और कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन याद रख लो। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो इंक्रीजेस एफिशिएंसी कैसे होगा, देखो जैसे अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग साथ मिलकर के एक दूसरे का ख्याल रखते हुए कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर काम करने की क्षमता, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, देखिए सेकंड लाइन पे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए प्रोडक्टिविटी है एक दिन में आप 4 पन्ना लिख सकते हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो अगर हमें इसको इम्प्रूव करना है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं आपको प्रेरित कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? मैनेजमेंट का चीज़ लेते हो, जैसे मैनेजमेंट में देखो मैंने बताया था उसके जो टूल्स थे उस दिन मैंने बताया था कि कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर दे सकते हैं, कई सारे टूल्स मैंने बताए थे, अगर नहीं याद है तो इस पॉइंट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं। तो अगर ध्यान से या अगर उस पिछली क्लास में मैंने बताया था तो कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करते हुए, मतलब लोगों पे कंट्रोल करते हुए और लोगों को साथ में लेकर के अगर आप चलते हो तो जाहिर सी बात है आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है। जैसे अगर मुझे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साथ थोड़ा सा फ्रैंक बिहेवियर रखना पड़ेगा ताकि मैं समझ सकूँ कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने, और जो वीक पॉइंट्स होंगे आपके हम उन्हें और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे अगर मुझे पता चलता है कि हाँ बच्चों की इंग्लिश थोड़ी वीक है तो ये आपका एक वीक पॉइंट हो गया, मगर बच्चों को जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाता है तो बच्चे रिलेट कर लेते हैं, ये आपका स्ट्रांग पॉइंट हो गया। तो हम उन चीज़ों को ले करके अगर चलते हैं कंट्रोल करते हुए, कंट्रोल मतलब आपके ऊपर कंट्रोल रखते हुए, तो फिर उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें देखने को अच्छा मिलेगा, इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इसी तरीके से कंपनी में भी होता है। कंपनी में क्या होता है, अगर आपको देखिए ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है, उसकी ग्रोथ अच्छे से मेंटेन करनी है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यानी उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनको लेकर के चलना होगा। और अगर आप उनको लेकर के चल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है अगर उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो आपको उनके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलते रहेंगे। और आप कहीं ना कहीं अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हैं या मिडिल मैनेजमेंट में, आप एक मैनेजर हैं और अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ की या अपने लोअर मैनेजमेंट का, लोअर क्लास का अगर आपको वीक पॉइंट्स पता है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है तो आप उनसे अच्छे से अच्छे काम करवा सकते हो। जैसे आपको पता चल जाए कि हाँ एक कोई पर्सन है इस मशीन पे अच्छा काम कर सकता है, कोई पर्सन है उसको ये काम सही से किया जा सकता है, वो ये काम नहीं कर सकता है, तो हम डेफिनेटली उससे वही काम कराएंगे जो वो काम एक्चुअली कर सकता है, क्योंकि हमें उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी एफिशिएंसी प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों ही चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अनम्यूट करके पूछ सकता है अगर इन दोनों पॉइंट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो। नंबर 1 इज अचीविंग ग्रुप गोल्स एंड नंबर 2 इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। कुछ भी पहला पॉइंट समझा सर। देखो सर पहला पॉइंट समझा दीजिए। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर जो इसमें पहले वाले में आप जो पहले वाला आपने एग्जांपल दिया था स्कूल वाला, हाँ हाँ तो जिसमें पहले वाले में जो टॉप है उसमें प्रिंसिपल आएगा और कंपनी वाले में जो ऑनर होगा कंपनी का वो आएगा। जी जी। तो जो स्कूल का ऑनर है वो टॉप पे क्यों नहीं आएगा सर? तो वो टॉप पे आएगा, मैंने बताया तो जो स्कूल का ओनर होगा, जी स्कूल मैनेजर होगा, प्रिंसिपल होगा, वो टॉप में आता है। जो देखिए टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है नहीं जो डिसीजन ले सकता है, जो डिसीजन ले सकता है वो टॉप मैनेजमेंट में आएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, अगर उसके पास इतनी पावर दी गई है कि वो डिसीजन ले सकता है तो वो जैसे अभी एक एग्जांपल लो, एक जिले में जो जिला अधिकारी होता है, ठीक है, तो अगर हम जिले के हिसाब से देखेंगे तो वो टॉप मैनेजमेंट में है, मगर अगर हम पूरे भारत के हिसाब से देखेंगे तो वो लोअर में चला जाएगा या मिडिल में चला जाएगा, क्योंकि फिर वहां पे पावर दूसरे के हाथ में। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। अगर मान लो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है, ठीक है, मैनेजर और डायरेक्टर का इंटरफेरेंस उतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल ही टॉप मैनेजमेंट में रहेगा हमेशा। ठीक, और अगर वहाँ पे
जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जो भी चीज़ों का मतलब कोई भी निर्णय लिया जा रहा है किसी भी प्रकार का, तो जो व्यक्ति भी निर्णय ले सकता है उस टाइम पर, वो टॉप मैनेजमेंट में रहेगा। अभी मान लो कोई जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि स्कूल कॉलेज 15 तारीख से खुल सकते हैं, मगर उसमें भी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जो पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब राज्य है, वहाँ की राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं अपने हिसाब से। ठीक। तो अब ये है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला ले सकती है, तो फैसला कौन लेगा? एट द लास्ट फैसला लेगी राज्य सरकार। इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? जो जिलाधिकारी होगा, बीएससी ऑफिसर्स होंगे, वो इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो जो इम्प्लीमेंट कराता है वो मिडिल में आएगा, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है वो लोअर में आता है। जैसे हम लोग के यहाँ आम जनता जो है वो लोअर में आएगी अगर हम राज्य के हिसाब से देखें। ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। जैसे एक बच्चे ने पूछा नंबर 1 पॉइंट, तो मैं बता दूं, जैसे ग्रुप, जैसे बेटा देखो आपका क्लास है, मान लीजिए यहाँ पे 2 क्लास एक साथ पढ़ रही है इस समय, बीबीए और बीसीए। तो हम ये मान लेते हैं एक बीबीए का ग्रुप है 20 बच्चों का, और एक 20 बच्चों का बीसीए का ग्रुप है। अब मैंने मान लो बीबीए वालों को काम दे दिया कि कल आप लोगों को 10 पन्ने मैनेजमेंट के लिख करके हमें दिखाना है। ये मान लीजिए आपका गोल हो गया, जो मैंने आपको लक्ष्य निर्धारित कर दिया, टारगेट निर्धारित कर दिया, ये आपका, अब मैंने टारगेट दे दिया, वो आपका गोल बन जाएगा। जो मैं टारगेट दूंगा वो आपका गोल बन जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक। मैं लक्ष्य निर्धारित करूंगा और वो आपका लक्ष्य बन जाएगा कि आपको इसे अचीव करना है। तो बेसिकली अगर हम मैनेजमेंट को लागू करते हैं, जैसे अब मैंने मैनेजमेंट कैसे लागू किया हुआ है कि व्हाट्सएप पे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मेरा एक कंट्रोल भी है, मैं मतलब मेरी एक अलग पोजीशन है, आप नीचे वाली पोजीशन पे हो, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो। तो वहाँ पर कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है? कोलैबोरेशन जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, अभी क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ये कोलैबोरेशन हो गया, साथ मिल करके काम करना। और कोऑर्डिनेशन क्या हो गया? जैसे आपको कोई समस्या हुई, आपने मुझे बताया कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैंने तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे दिया। दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इसी तरीके से कंपनी में भी, जैसे देखो अच्छी कंपनी वही होती है, अगर हम बात करें, अगर जैसे हम मान लो मेरे सामने 2 कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जहाँ पर बॉस जो है वो डिसीजन ले लेता है और अपने लोअर लेवल में पूछता ही नहीं है। जैसे अभी मान लो आपका एग्ज़ाम्स होना है, ठीक, आपके यहाँ एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है राज्य सरकार डिसीजन ले ले। अब राज्य सरकार का रोल ये है कि वो पेरेंट्स, अभिभावकों से और जो लोग स्कूल कॉलेज हैं उनसे सलाह मशवरा ले, ठीक है, कि हमें एग्ज़ाम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, जो कि कर रहे हैं। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। अगर आप कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन सही से नहीं रखे हो तो जाहिर सी बात है आपका मैनेजमेंट बहुत बेकार है। तब आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बहुत बेकार हो सकता है। ठीक। जैसे बजट बनता है, अलग अलग चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे आपकी डेली लाइफ में भी है। अगर आपके माता पिता मान लीजिए कोई सामान खरीदने वाले हैं, मान लीजिए आपके घर में गाड़ी खरीदने वाले हैं, ठीक, अब मान लीजिए 4 व्हीलर लेनी है किसी को, तो वो घर में सबसे देखो मम्मी लोग पूछते हैं बेटा कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी ना ली जाए, डिसीजंस लेते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे भी हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यही है मैनेजमेंट। अगर आप सबसे डिसीजन